अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2003 की लेक्चर सीरीज़ बायो की क्लास 9 में। क्लास 9th बायो की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ आज से हम ले रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। इन दिस सीरीज़ इंशाल्लाह आई विल कंप्लीट योर बायोलॉजी कोर्स एज सून एंड आल्सो गिव्स गाइडलाइंस अबाउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझने अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि अब आगे जो हमने टेस्ट देने हैं ई कैट, एम डी कैट या दूसरे हायर लेवल के जो हम टेस्ट दे रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमें उसके लिए अभी से फ़ोकस करना ज़रूरी है। और हमारे जितने भी जो हैं टेस्ट जो हैं बनते हैं, ये हमारी बनते हैं बुक्स की लाइन से। हमारे ही सिंटेक्स बुक्स की, इसी बुक्स की लाइन से बनते हैं हर टेस्ट। हम ये कुछ नहीं होता कि टेस्ट आउट ऑफ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस हमारी गलती होती है कि हम बुक्स को लाइन बाय लाइन थ्रू आउट नहीं करते। और जैसे कि मैंने अभी लेक्चर्स में देखा, बाकी जो लेक्चर्स दूसरे भी अपलोड हुए हुए हैं, उसमें मैंने यही देखा कि आप लोगों को मतलब 9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो होना चाहिए कि उनको बुक्स की लाइन को समझाया जाए, उनकी बुक्स की लाइन को उन्हें पढ़ाया जाए, उनको बुक्स की लाइन उन्हें एक एक मीनिंग बताई जाए, वैसी नहीं है कोई वीडियो, तो वैसी कोई लेक्चर अपलोड नहीं है। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बुक की पूरी अच्छी तरीके से बुक्स की रीडिंग करवाऊँ और लाइन बाय लाइन हर लाइन का आपको मतलब समझाऊँ। तो मेरा ख़ास तौर पे ये लेक्चर्स अपलोड करने का मकसद ही यही है कि मैं आपको बुक्स की लाइंस को अच्छी तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूँ और आप उसे समझें। और आपको अभी से अपना एम बनाना है कि आपने अपनी बुक्स को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, खाली बायोलॉजी की नहीं, आप अपनी दूसरी सब्जेक्ट्स की बुक्स को भी अच्छी तरीके से थ्रू आउट करें। तो आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट दे रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का, उसका फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में ब्रांचेस क्या हैं, बायोलॉजी को हम अदर साइंस की जो फील्ड्स हैं उन्हें किस तरीके से बायोलॉजी के साथ रिलेट कर सकते हैं, और कुरान पाक में हमें क्या जो है हमारे लिए हदीसें हैं बायोलॉजी के मुताबिक, जिससे हमें प्रूफ मिल रहा है कि हाँ बायोलॉजी है, एक चीज़ है। और बायोलॉजी को बल्कि प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, हमारे बायोलॉजी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। हर ह्यूमन बींग्स जो फुल एग्जाम्पल है बायोलॉजी की। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अंदर ऑर्गन्स किस तरीके से बन रहे होते हैं, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, इन सब के बारे में आज हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ने अच्छी तरीके से फोकस करना है और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पिन करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द जवाब देने की। इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी is a branch of natural science which deals with the study of living beings. बायोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है, नेचुरल साइंस मतलब हमारी जो कुदरत के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी एक ब्रांच। मतलब हमने साइंस को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब साइंस की ब्रांच है। उसमें जो बायोलॉजी है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग बींग्स से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। बायो का मतलब ये है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगो मीन्स स्टडी, ये नीचे लिखा हुआ भी है। इट्स प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन etc। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हम जो है नॉलेज हमें जो हासिल होती है, ये क्या नॉलेज हासिल होती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और किस तरीके से डिफरेंट है, शेप में भी डिफरेंस है, जाहिर है हमारी शेप में और एनिमल्स की शेप में बहुत डिफरेंस होता है, साइज़ में भी डिफरेंट है, उनके साइज़ और हमारे साइज़ में भी, यहाँ तक कि एनिमल्स और एनिमल्स के शेप और साइज़ में भी डिफरेंस होता है। जो दूसरे हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं सभी में ही डिफरेंस है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंस है। और कंपोजिशन यहाँ से आप कोई केमिकल्स की बुनियाद ना ले लीजिएगा। कंपोजिशन का मतलब है हमारे स्ट्रक्चर, मीन्स कि हमारे हैंड्स हैं और जबकि एनिमल्स के हैंड्स नहीं होते हैं, और बर्ड्स के फीदर्स होते हैं और हमारे फीदर्स नहीं होते। तो ये सब उन्हें इस वे में कंपोजिशन वर्ड है यूज़ किया है, और ETC और एसेट्रा जो चीज़ें हम आगे नीचे पढ़ने वाले हैं। द वर्ड बायो कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये हमारा पहला MCQ है, आपने याद रखना है कि जो वर्ड बायो है ये कहाँ से निकला है, ये हमारे निकला है ग्रीक लैंग्वेज से, और जिसकी मीनिंग है लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थ्रू आउट और रीजनिंग। लोगों का मतलब है हमें, ये लोगों का मतलब होता है स्टडी, थ्रू आउट या रीजनिंग करना कि क्या है चीज़। थस बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ।
What is life? भाई लाइफ क्या है? Life cannot be defined properly, but on the basis of life processes, it can be identified through following functions of living organisms. हम क्या है लाइफ? अब हमें नहीं पता क्या लाइफ है क्या. अब लाइफ क्या है? लाइफ हमारे अंदर, हम एक ऑर्गेनिज्म से हैं. अब हमारे अंदर जितने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, डाइजेशन और मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी. इरिटेबिलिटी की एग्जाम्पल्स आप यही ले लें कि हम एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं. जैसे अगर आप धूप में निकलते हैं सूरज से, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और आपका स्वेटिंग होना स्टार्ट हो गई है, तो ये एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है. एक इरिटेबिलिटी शो हो रही है कि हम एक चीज़ का एक्शन का हमसे फ़ौरन रिएक्शन दे रहे हैं. मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मतलब एनर्जी के टूटने और बढ़ने का, उसे मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म नाम देते हैं. डेवलपमेंट हमारा बढ़ना, और रिप्रोडक्शन, न्यू जनरेशन का आना. ये सब हम किस में पढ़े हैं? बायोलॉजी में पढ़े हैं. बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. आप लोगों को बायोलॉजी जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से शौक़ से पढ़ेंगे, उन्हें ये बायोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और उन्हें अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि बायोलॉजी ही साइंस की एक ऐसी फील्ड है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम खुद महसूस कर सकते हैं कि ये सब हमारे अंदर हो रहा है, ये सब हमारे साथ हो रहा होता है, ये सब हम कर रहे हैं, ये हमारा ही फंक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है. और हमें जानने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हमारी बॉडी जो है किस तरीके से वर्क कर रही है. हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे बायो की तरफ. बायो आप कहें कि सारे अट्रैक्शन, सब सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट ही बायो है. चलें खैर, और जैसे अब हमें इस पर फोकस करना है तो हम पढ़ रहे हैं डिवीजन एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. हमारा नेक्स्ट 1.1 पार्ट शुरू हो रहा है कि बायोलॉजी की ब्रांचेस और डिवीजन्स क्या हैं. डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. भाई बायोलॉजी की डिवीजन्स, 3 मेजर डिवीजन्स है बायोलॉजी की. डिवीजन्स मतलब बायोलॉजी के कितने हिस्से हैं. बायो खाली बायो के कितने हिस्से हैं. जैसे आपका घर है, घर में कितने रूम्स हैं भाई, तो वही जो है हम बायो के अंदर पढ़ें. बायो के जो सब डिवीजन्स हैं वो कितने हैं. जो नंबर 1 जोलॉजी. जोलॉजी के अंदर अब मैं आपको बताऊं, जोलॉजी में हम पढ़ रहे थे एनिमल्स के बारे में. एनिमल्स के बारे में कि वो एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, उसमें हम जोलॉजी के बारे में जोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं. बॉटनी. बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे होते हैं. और माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा माइक्रोबियन छोटे होते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल तो आप इसकी ले लें, बैक्टीरिया, वायरस और एक्सेट्रा. ठीक है. तो जोलॉजी. द वर्ड जोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जून. एक जो वर्ड है जोलॉजी, वो कहाँ से निकला है? वो भी ग्रीक वर्ड लैंग्वेज से निकला है. ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है. और कौन सी लैंग्वेज? मतलब जून. जून आपने सुना होगा ना, आप लोग जूम जाते हैं, जू जा रहे हैं, Z जूम. तो मतलब आप जंगल जा रहे होते हैं एनिमल्स वगैरह को देखने, तो ये उसी वर्ड से निकला है. आपको इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा कि जूलॉजी मीन्स एनिमल्स की स्टडी. ठीक है. और वही लोगोस मीन स्टडी ऑफ नॉलेज. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. बॉटनी. द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज ब्यूटेन. Greek language buten meaning plants and logos meaning study of knowledge. It deals with the study of plants. Microbiology. It deals with the study of microscopic organisms such as bacteria which can be seen only with the help of microscope. ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना जो हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए से दिख सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. माइक्रो मीन स्मॉल और मैक्रो मीन लार्ज होता है. ओके. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स. मतलब कह रहे हैं मॉडर्न बायोलॉजी मतलब पहले जो हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम बायोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर, फंक्शंस और दूसरी चीज़ें, और मतलब मेनली जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और बाकी दूसरी डिस्क्रिप्शंस जो है लिविंग थिंग्स के बारे में होती हैं. ठीक है. दूसरी डिस्क्रिप्शंस का मतलब उनके जो है एक्टिविटीज़, वो क्या एक्टिविटी शो कर रहे हैं. एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग 20th century हैज़ लीड to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. कह रहे हैं कि बायोलॉजी जो है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो हैं नीचे हमें दी गई हैं. मॉर्फोलॉजी. मॉर्फ मीन्स फॉर्म, स्ट्रक्चर. आप मॉर्फ मीनिंग याद रखें. मॉर्फ मीन फॉर्म. जहाँ पे भी यह वर्ड यूज़ होगा ना, मॉर्फ, खाली बायो मीनिंग, मॉर्फ का मतलब भी होता है फॉर्म, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर. और लोगोस मीन्स डिसऑर्डर. लोगोस मीन्स डिसऑर्डर. द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म.
ऑर्गेनिज्म को हम सबसे पहले उसको देखते इसको स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो क्या स्ट्रक्चर है उसका, मतलब हम उसके पाँव, हाथ, ये सब देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ही आ गया, ठीक है। एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल आउटर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारी ब्रांच कौन सी ब्रांच में आएगा उसको इस तरीके से ऑब्जर्व करना, मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद है एनाटोमी, ग्रीक वर्ड है एना, इसका मतलब होता है पार्ट, अप या पार्ट या अप, या उसके बाद है टॉम मीन्स कटिंग, कोई कट पार्ट को देखना। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स, कट पार्ट्स मीन्स इंटरनल पार्ट्स के अंदर इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करने को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। सेल बायोलॉजी, लैटिन। अब देखें हम अभी तक जितने भी पढ़ते आ रहे हैं, लोगोस, ब्यूटेन या जूम या हमने एना पढ़ा, ये सब थे ग्रीक वर्ड्स। अब लैटिन वर्ड पहला आया है इसके अंदर, सेल जो है एक लैटिन वर्ड है, आपने याद रखना है, सबसे मेन एमसीक्यू यहाँ पे ये अभी तक जितना हमने पढ़ा है कि सेल लैटिन वर्ड है। सेल का मतलब होता है एक कंपार्टमेंट, एक पॉइंट, एक हिस्सा, ये। और ग्रीक वर्ड बायो तो हमें पता है ग्रीक वर्ड है, मीन्स लाइफ, और लोगोस मीन डिसऑर्डर्स या डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स। हिस्टोलॉजी, ग्रीक वर्ड हिस्टोस का मीन होता है टिश्यू, हिस्टोस का मीन क्या होता है, टिश्यू। लोगोस डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। टिश्यू क्या होता है, काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है, उस टिश्यू, काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर जो टिश्यू बन रहे हैं, हम उन टिश्यू के बारे में जो पढ़ रहे हैं उस स्टडी को हम कहते हैं हिस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। इसके बाद है फिजियोलॉजी, ग्रीक वर्ड है फिजिक्स, नेचर, फिजिक्स का मतलब नेचर होता है। लोगो डिस्कोर्स, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना मॉर्फोलॉजी, और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना हम कहलाते हैं फिजियोलॉजी। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं, टैक्सोनॉमी, ग्रीक वर्ड टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस मीन्स नेम देना, किसी चीज़ को, किसी एनिमल को, किसी ऑर्गेनिज्म को एक मेथड के ज़रिए नेम देने को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किस तरीके से उसे ग्रुप में, क्लास में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तीसरी ब्रांच है जेनेटिक्स, ग्रीक वर्ड जेनेसिस, डिसेंट, मतलब उसका क्या है, डिसेंट। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, डिसेंट मतलब सबसे अलग, सबसे मुख्तलिफ, क्योंकि जो हमारा जीन होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हर इंसान में अलग अलग होता है, हर ख़ानदान के अंदर अलग, सेम होता है बेशक, हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं हमारे अंदर, लेकिन चेंजेस तो आती हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑरिजन, डिसेंट्स मतलब हमारे पास लिख रहे हैं ऑरिजन से निकला है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये ऐसी स्टडी है, हेरिडिटी के बारे में स्टडी है। हेरिडिटी क्या कहते हैं, हमें जो है विरासत में हमारे ख़ानदान से जो चीज़ हमें मिलती है, जैसे हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन तो आप बीमारियाँ ही ले लें आजकल जो चल रही हैं, कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे दादा दादी को, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर्स को जो बीमारी होती है, जो डिजीज़ उनके अंदर होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। उस स्टडी को, उस मतलब एक हेरिडिटी हो गई, वो एक ख़ानदान में ये हेरिडिटी हो गई कि नहीं बस यहाँ पे हैं ऐसे, तो मतलब इस चीज़ है यहाँ पे, या किसी कलर के अंदर, कलर के हेयर्स जो हैं, हाँ आप देखें हेयर कलर सबके डिफरेंट होते हैं। हेयर कलर किसी का येलो होता है नेचुरली, वैसे तो लोग करवाते हैं लेकिन नेचुरली भी डिफरेंट होते हैं, जैसे किसी के येलो होते हैं नेचुरली, किसी के वाइट होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, ये भी हेरिडिटी है, उन्हें हेरिडिटी से भी ये सब मिल सकता है, ठीक है। हेरिडिटी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स से, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है औलाद। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ग्रीक वर्ड एम्ब्रियोन से निकला है एम्ब्रियो, ठीक है। लोगोस मीन डिस्कोर्स, ठीक है, मतलब हमें डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, इसका मतलब हम डेवलपमेंट के अंदर, इसके अंदर हमारे ग्रोथ कैसे हो रही है, हम छोटे से बड़े किस तरीके से हो रहे हैं, हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, चेंजेस को कहते हैं डेवलपमेंट। अभी जैसे कि यहाँ लिखा हुआ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट और एम्ब्रियो। अब व्हाट इज़ एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो हम कहते हैं जैसे हमारे पास
एक छोटा बच्चा होता है, मतलब सबसे पहले आप देख लें एक जाइगोट बनता है, एक सबसे छोटा सेल हमारे पास क्या होता है, दो हमारे पास जो है सेल बनता है जाइगोट, जाइगोट से वो बनता है एम्ब्रियो। जब एक छोटा बेबी बन रहा होता है तो पहले वो होता है एक जाइगोट, एक एग लाइक होता है, उसके बाद जाइगोट से वो एम्ब्रियो बनता है, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। तो उसको चेंजेस को, उस करैक्टर को हम जेनेटिक्स के अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मतलब जानदार, और नॉन लिविंग्स मीन्स जो जानदार नहीं है, उनके आपस में रिलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, उनके आपस में रिलेशंस को हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे आप ले लें, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हम पे जो इफ़ेक्ट हो रहा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, हमारे आपने सुना होगा हमारे ऊपर ही इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस। जैसे हमारे पास सन की रेडिएशंस पड़ रही हैं हमारे ऊपर, ये सब हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारा उससे रिलेशन बन रहा है, और बाकी हमारा किस तरीके से हमारा खाना बन रहा है, ये जो सब तरीके हैं ये हमारे जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेट करते हैं। और मेनली आपको मैं जान पहचानी एग्जांपल ये दूँ प्लांट्स की, प्लांट्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इन्वायरमेंट से उस प्लांट्स को ऑक्सीजन, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर गेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं, रिलेशन है ना उनका इन्वायरमेंट के साथ। तो इस रिलेशन को पढ़ने को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। यस, ये आप लोगों के लिए न्यू हो सकता है। ग्रीक वर्ड पैलियोस, एंशिएंट कहते हैं इनिशियली, स्टार्ट जो काम हो रहा है, ऑन्टोस बिंग शुरुआती काम, लोगोस डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ रिमोट पेस्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी टर्म यूज़ हुई है, द स्टडी ऑफ रिमोट पेस्ट ऑर्गेनिक लाइफ। रिमोट पेस्ट, ये आपने इसे यहाँ पे अंडरलाइन कर लें कि आपने इसे याद रखना है, रिमोट पेस्ट, ठीक है, ये वर्ड आपके लिए अच्छा है। रिमोट पेस्ट ऑर्गेनिक लाइफ कहते हैं एक ऐसी लाइफ जो अब तो मौजूद नहीं है लेकिन वो पहले थी। मतलब कोई जानदार जब मर जाता है, उसकी फोसिल्स, उसकी कोई जानदार, जैसे हम तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो दफनाए जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे एनिमल्स जो होते हैं उनको तो उनके साथ तो ऐसा नहीं होता ना, वो जब मर जाते हैं तो उनको कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें खाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें से ज़ाहिर है बच जाएंगी। बैक्टीरिया हमारे फोसिल्स, हमारी हड्डियाँ नहीं खा सकते, तो बैक्टीरिया मतलब हमारी जो फोसिल्स, हमारी जो हड्डियाँ बचती हैं उनको, अगर कोई जैसे बहुत पुराना जानदार है, जैसे हम लोग पुराने बहुत काफ़ी सारे जानवरों पे स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया बहुत सारे चिंपैंजीज़ हो गए या दूसरी चीज़ें ऐसी हो गई जो इस वक्त अभी मौजूद नहीं हैं, ड्रैगन्स वगैरह जो इस वक्त मौजूद नहीं है अभी, लेकिन उनके बारे में लोगों ने पढ़ा है कि भाई वो थे क्या, कहाँ से आए थे, किस वक्त में थे। तो कैसे पता चला? उनकी फोसिल्स से, उनकी हड्डियों से, या उनकी किसी भी पार्ट से जो जिसके ज़रिए हम स्टडी कर सकें। फोसिल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि एक जानदार जो यहाँ मौजूद था, जिसकी ये फोसिल है, वो कितने साल पुराना था। ठीक है, फोसिल्स के ज़रिए हम उसकी एज फाइंड कर सकते हैं। और फोसिल्स जो है ट्रीज़ के अंदर भी होती हैं। ट्रीज़ के अंदर अगर आप गौर करें कभी कि ट्री के अंदर जो बड़ा दरख्त होता है ना, उसके अंदर गोल गोल कुछ चीज़ बनी हुई होती है, उसकी वुड के ऊपर, उसकी लकड़ी के ऊपर, मोटी लकड़ी के ऊपर वो सर्कल्स काफ़ी सारे होते हैं। जितने वो सर्कल्स होते हैं ना, उतने हमें पता चलता रहता है जो स्टडी करने वाले होते हैं उन्हें कि ये कितने पुराने ट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो इस वक्त चल भी रही है काफ़ी। The study about techniques of manipulation of gene to bring the changes in structure and location of gene to achieve desirable character in called biotechnology। भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच बन चुकी है इस वक्त। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम तो दो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं और दो ऑर्गेनिजम्स के जो हैं हम उनके सेल्स को, उनके डीएनए को, उनके सेल्स को, उनके डीएनए को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन दोनों को, जैसे आप दो प्लांट्स कंसीडर कर लें, ठीक है, दो प्लांट्स कंसीडर कर लें, तो प्लांट्स है, दोनों प्लांट्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे एक प्लांट के लीव्स येलो कलर के हैं और एक जो दूसरा प्लांट है उसके अंदर फ्लावर्स उगते हैं। ठीक है, एक प्लांट से लीव जो है वो येलो कलर के हैं, और जो दूसरा प्लांट है उसके लीव भले कोई सी, बोले कि उसके अंदर फ्लावर्स उगते हैं, मतलब फ्लावर्स उसके अंदर ग्रो करते हैं। तो अगर हम दोनों के सीड्स को, अगर हम दोनों के जो हैं हम उनका डीएनए लेके उन्हें एक साथ ग्रो करवाएं, मिलाकर ज्वाइन करवा के, फ्यूज़ करवा के एक साथ ग्रो करवाएं, तो अब जो उससे नया प्लांट बनेगा उसके जो लीव्स होंगे वो येलो होंगे और उसके अंदर फ्लावर्स भी होंगे।
दोनों के कैरेक्टर्स एक प्लांट में आ जाएंगे, इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे आपने आज का नाम आम चल रहा है खच्चर बर्ड सुना होगा। ठीक है, वो भी जो है दो एनिमल्स की जो है मैनिपुलेशन है, दोनों एनिमल्स का जो है मल्टीप्लायर है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बना है। अब के बायोटेक्नोलॉजी अब तो हमारी काफ़ी हेल्प कर रही है हमारी लाइफ्स के अंदर। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी द लैटिन वर्ड है। देखें, अब एक और लैटिन वर्ड आ गई, आपने सब याद रखना है कि कौन सी चीज़ लैटिन वर्ड है, क्योंकि लैटिन वर्ड सबसे ज़्यादा मेन तो यहाँ पे सेल है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंट्रैक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। अब ये कह रहे हैं कि सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब हम चाहे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब हमारा कोई बिहेवियर भी होगा हमारे इन्वायरमेंट के साथ। यहाँ पे लाजमी नहीं है कि वो वाला बिहेवियर डिस्कस करें कि अब दो लोगों का आपस में क्या बिहेवियर, नहीं, हमारा बिहेवियर हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या है, हम क्या शो करते हैं। वही जैसे प्लांट्स हैं, रात के अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ करते, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। आपने देखा होगा लोग कहते हैं रात के टाइम पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, उसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि वो रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं और दिन के टाइम पे वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। दिन के टाइम पे हमारे लिए प्लांट्स जो है धूप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं। तो ये उनका बिहेवियर है, उनका सोशल बिहेवियर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ, तो इसलिए इस स्टडी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरा मीन्स अप, पैरा मीन्स अप, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपने लिए खाना नहीं बना सकते, जो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो दूसरों के, वो होस्ट के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, कोई भी हों, वो उनसे अपना जो है अपना खाने का, अपना फूड मटेरियल हासिल कर रहे होते हैं, उनके ज़रिए अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, उन पे डिपेंड होके। वो कहते हैं पैरासाइट, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए और अपना फ़ायदा ले, उसको क्या कहते हैं हम? पैरासाइट। और उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब लास्ट के हमारी दो ब्रांचेज हैं, फार्मोलॉजी, फार्माकोलॉजी। देखें, फार्माकोलॉजी फार्मोकोन से निकला है, जिसका मीन है ड्रग्स। आपने देखा भी होगा अभी फार्माकोलॉजी, डी फार्मेसी की ब्रांचेस जो हैं, डी फार्मेसी की जो हैं अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं। डी फार्मेसी वाले आपको अब तो जान पहचान होगी आप लोगों की, अब तो हमें इतना अवेयरनेस होनी चाहिए 9th क्लास में आने के बाद कि फार्मेसी होती ही क्या है। फार्मेसी जो है ड्रग्स के बारे में स्टडी होती है। ठीक है, ड्रग्स की स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स क्या होती हैं? हमारी दवाइयों को भी ड्रग्स सूट कहते हैं, मेडिसिन वर्ड को हम ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है, ड्रग्स ऐसी चीज़ जिसमें नशा हो, और दवाइयों में भी नशा होता है, मेडिसिन्स में भी नशा होता है। इससे हम उनकी स्टडीज़ को, दवाइयाँ किस तरीके से बन रही हैं, क्या उनके फार्मूलाज होते हैं, कौन सी टाइम पे क्या दवाई हमें सूट कर रही होती है, उस स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स। हाँ, ये हमारे बहुत ज़्यादा, ये भी हमारी मेन ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे हम खाना खा रहे हैं, हमारे खाने के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और लिपिड्स भी होते हैं। आप कभी लेस खाते हैं? लेस सब बच्चे खाते हैं। आप लेस के पीछे लिखा हुआ देखिएगा, उसमें लिखा होता है इसमें इतने कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें इतने शुगर हैं, इसमें इतने लिपिड्स, फैट्स, ऑयल्स, सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसमें उतनी उनकी मिकदार लिखी भी होती है लेस के रेपर के पीछे ही, आप देखिएगा। ठीक है, तो वो सब क्या है? वो एक सब मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक सब बड़े जो हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब उन्हें हम खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस ही यही होता है कि वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करता है। तो छोटे मॉलिक्यूल्स क्या बन जाते हैं? हमारे पास ग्लूकोज जैसे बन गया, और भी दूसरे होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे याद रख लें कि ग्लूकोज सेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो हमारे सेल के लिए और सेल के ऑर्गेनल्स के लिए, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं हम उसे कहते हैं ऑर्गन। ठीक है, और जो सेल के पार्ट्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनल्स। सेल के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। सेल के पार्ट जैसे हमारे पास हो गए राइबोसोम्स हो गए, और सेल के पार्ट्स हमारे पास हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी बहुत सारे, न्यूक्लियस हो गया। इन सबको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। इन सबको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। देखें, आज जो हमने लेक्चर पढ़ा है, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, ब्रांचेस पढ़ी है, बायोलॉजी के बारे में मेन हमने पढ़ा है, तो आपने इसे अच्छी तरीके से रीड करना है। और जैसे ही हमारा जो एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और टेस्ट का लिंक जो है हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे गिवन है। उस ग्रुप के अंदर टेस्ट का लिंक
आपको शेयर कर दिया जाएगा। जो बच्चे जैसे रजिस्टर्ड होंगे ग्रुप के अंदर, उनको टेस्ट का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। मतलब हम लेक्चर्स भी डेली अपलोड करते जाएंगे, और ज़्यादा वोटिंग होगी तो एक दिन में हम 2 लेक्चर्स भी अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। तो हमारा जैसे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो हैं ग्रुप के अंदर लिंक के अंदर जो बच्चे रजिस्टर होंगे उन लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करें साथ साथ, ठीक है। तो और वैसे ये सब आप लोगों के लिए एडवांटेज है। आप लोग जैसे डेली एकेडमी के चक्कर लगाने से, बाहर जाने से बेहतर है कि आप अपनी स्टडी के लिए टाइम को कंज्यूम करें, अपनी स्टडी के टाइम को बचाएं कि आप लोग किस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं, ज़्यादा स्टडी पे कैसे फोकस कर सकते हैं। घंटों घंटों जाके एकेडमी के बाहर एकेडमी के लिए इंतज़ार में खड़े रहने से बेहतर है अपना टाइम को आप यूटिलाइज़ करें और अपनी बुक्स पर पूरा फोकस करें। मैं बार बार आपको एक ही बात कह रही हूँ कि आपने अगर अपना कोई आपका एम है, अगर आपको कोई मकसद है, आपने कुछ करना है, स्पेशली अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपने एमडी का टेस्ट देना है, तो आप अपना पूरा फोकस अपनी बुक्स पे रखें और अभी से रखें। क्योंकि वही बात है, बायोलॉजी हमारे बारे में, हम चेंज नहीं होंगे कभी भी। हम जैसे हमारी 2 आँखें हैं बाद में भी वही रहेंगी, जैसे हमारे 2 कान है बाद में भी वही रहेंगे, जैसे हमारे प्रोसेस होते हैं अंदर सर्कुलेशन और जितने भी प्रोसेस हमारे अंदर होते हैं वो हमेशा वही रहेंगे। इसका मतलब जो प्रोसेस हम यहाँ पढ़ेंगे वही प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, वही प्रोसेस पढ़ेंगे। ज़ाहिर है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको और डीप में लेके जाया जाएगा। लेकिन डीप भी आप तब पढ़ सकेंगे जब आपको पता होगा कि आप बेसिक्स क्या हैं। डीप तो तभी पढ़ेंगे जब आपको ऊपर सतह का पता हो, और वो सतह आपकी 9th क्लास से ही पक्की हो जानी चाहिए, ठीक है। और बाकी मैंने आपसे ये शेयर करना था कि मेरा बायो और इंग्लिश दोनों मेरे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपकी वोटिंग ज़्यादा मुझे मिलती है तो मैं बायो इंग्लिश की जो है ग्रामर आप लोग के साथ ग्रामर के लेक्चर्स को शेयर करूँगी, जो आप लोगों को इंग्लिश की बुक्स को रीड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इंग्लिश ग्रामर हम सब के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, हर टेस्ट में भी आती है। और इंग्लिश ग्रामर हर जगह आपको, जहाँ आपको जो जज करेगा, आपको एक हायर लेवल पे जो जज करेगा वो आपकी इंग्लिश से आपको जज करेगा, आपकी इंग्लिश लिखने के तरीके से, आपकी ग्रामर को यूज़ करने के तरीके से आपको जज करेगा। तो अगर आप लोगों की वोटिंग ज़्यादा होती है तो मैं आपको इंग्लिश के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।